नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम मैग्नेट से संबंधित 2 क्लासेज ले चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा क्लास है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, शुद्ध हिंदी में तैयारी करवाई जा रही है। इंग्लिश आपको कुछ बताया नहीं जा रहा है और शायद समझाने का भी बहुत अच्छे से प्रयास किया जा रहा है। तो इसको सब को देखते हुए जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ विस्तृत पूर्वक बताया जा रहा है और 100% गारंटी है कि जितना सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा अंत तक उसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई टॉपिक छूटा नहीं जा रहा है, सभी टॉपिक यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा आज का टॉपिक बन रहा है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है ये बताना है। तो जैसा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम पर दिया जाता है। और यह नियम क्या कहता है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को दर्शाएगा। जो अंगूठा होता है वो क्या करता है कि बल की दिशा को दिखाएगा, और जो मध्यमा वाली उंगली होती है वो विद्युत धारा को दिखाएगी, तथा तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तर्जनी किसको दर्शाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। मान लीजिए जैसे ये हमारा, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए सबसे पहले, तो चुंबकीय, इसमें लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अंगूठा हो गया, ये हमारी तर्जनी हो गई और ये हमारा अगला है क्या है, मध्यमा है। इस प्रकार से पूरा बनता हाथ की हथेली बन गई है। तो इसमें कह रहा है कि जो ये अंगूठा है, ये अंगूठा क्या दर्शाता है? तो ये अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। और ये जो तर्जनी है, तर्जनी क्या दर्शाती है? तो तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और इसमें जो मध्यमा है, ये मध्यमा किस चीज को दर्शाएगा? तो ये करंट को दर्शाएगा, धारा को दर्शाएगी। तो वही इसमें कह रहा है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे को, लिखते चलिए इसी वक्त, यदि बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा होता है, इसमें लिख लीजिए जो अंगूठा है, अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल की दिशा को, तथा तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड
वह जो मध्यमा होती है अर्थात बीच की उंगली धारा की दिशा को दर्शाएगा, धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल करके आता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन करके आता है कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये किस पर आधारित होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर आधारित होता है। तो ये मोटर पर आधारित होता है, इसका मोटर पर आधारित होता है। अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब हम आपको क्या बताते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो लिखिए यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। और इसमें ये कहता है कि यदि जो दाएं हाथ का हथेली का नियम है, दायां हाथ है, उसमें जो है तीनों उंगली को इस तरह फैलाएं, अर्थात अंगूठा को, तर्जनी को और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को बताएगा और जो यहाँ पर भी तर्जनी है वो क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। तो जो मध्यमा होती है वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को दर्शाएगा। यह फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम कहता है। तो इसमें लिख लीजिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पर आधारित है। तो यह जनरेटर पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है कि हम किसी चुंबकीय यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हमारा कौन सा हाथ है, तो ये हमारा दायां हाथ है। इसमें जो ये हमारा जो अंगूठा होता है और ये जो तर्जनी है ये हमारा मध्यमा है, ये इसके आगे जो भी है तो हमको इससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पर जो अंगूठा है ये अंगूठा बल को दर्शा रही है और जो ये तर्जनी है ये तर्जनी क्या दिखा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। और जो ये मध्यमा है ये मध्यमा का दर्शा रही है, तो उत्पन्न ईएमएफ को दर्शा रही है। यहाँ पर इतना आपको याद होना कंपलसरी है, जरूरी है। तो इसमें भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगली व अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं मतलब समकोण पर फैलाएं, ऐसा लिख लीजिए, समकोण पर फैलाएं
अंगूठा इस प्रकार समकोण पर फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा व तर्जनी क्या दर्शा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए। तो मध्यमा उंगली किसको दर्शाएगी, ईएमएफ को, उत्पन्न ईएमएफ को दर्शाएगी। तो यहां पर इतना हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। अब हम आगे बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघटनीय प्रेरण नियम। फैराडे का विद्युत अपघटनीय प्रेरण नियम, तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, फैराडे का विद्युत अपघटनीय, फैराडे का अपघटनीय न लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिख लीजिए। ये अपघटनीय तो उसमें चले जाएंगे आप। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, जिसमें लिखिए प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है कि यदि बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख लीजिए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है कि इन्होंने दो नियम दिए थे। तो पहला नियम कह रहा है कि यदि बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह हमारा प्रथम नियम है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह द्वितीय नियम कहता है। तो इसमें लिख लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, नहीं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को, या परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है, φ1 माइनस φ2 अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो ये बराबर, अगर हम यहाँ पर ये जो अनुक्रमानुपातिक सिंबल है इसको हटाते हैं तो अगर ई बराबर लेते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन φ1 माइनस φ2 अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन डी डेल्टा
खाई अपान डेल्टा टी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है, यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है, ये क्या बताता है, तो यहाँ लिख लीजिए ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ सदैव फ्लक्स का विरोध करता है। सदैव फ्लक्स का विरोध करता है। तो यहां से आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट डाल लीजिए, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको जो भी कराया गया है बहुत अच्छे से कराया गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर ये क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से हिंदी में क्लासेज चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम होता क्या चीज़ है, तो हेडिंग डालिए लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है, तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, यही लेंज का नियम कहलाता है। अर्थात अभी मैंने बताया कि E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यही लेंज का नियम है। तो इसमें लिख लीजिए किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। जिससे वह उत्पन्न होता है। तो इसमें लिख लीजिए E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से ये हमारा मान निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं धारणा शक्ति। हमारा अगला टॉपिक क्या नाम है, धारणा शक्ति। तो नए पेज पर चलते हैं, हेडिंग है धारणा शक्ति। तो धारणा शक्ति को क्या कहते हैं, धारणा शक्ति को रिटेंटिविटी कहते हैं। तो ये रिटेंटिविटी लिख लीजिए। रिटेंटिविटी। तो धारणा शक्ति किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने की गुण उसकी धारण शक्ति कहलाती है। अर्थात इसमें लिख लीजिए जिस पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसकी धारण शक्ति कहलाती है। उसकी धारण शक्ति कहलाती है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है,
जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनाने के लिए अनुप्रयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है। तो अगला हम डालते हैं फ्लक्स लीकेज फैक्टर। अगला हमारा हेडिंग है फ्लक्स लीकेज फैक्टर। तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर हमारा अगला टॉपिक है। तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर में क्या होता है, किसे कहा जाता है कि कुछ फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात ही फ्लक्स लीकेज कहलाता है। अर्थात इसमें लिख लीजिए कुछ फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात ही क्या कहलाता है, तो फ्लक्स लीकेज कहलाता है। फ्लक्स लीकेज कहलाता है। इसके आगे चलते हैं। ये तो फ्लक्स लीकेज हो गया। अगला हम हेडिंग डालते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी ताप किसे कहते हैं, तो वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्यूरी ताप कहते हैं। अर्थात Fe बराबर क्या होता है, Fe का जो मान होता है कितना होता है, 973 केल्विन होता है। आगे है निकिल। निकिल का अगर पूछा जाता है तो निकिल की कितनी होती है, 673 केल्विन होता है। और यहीं पर अगर कोबाल्ट की पूछी जाती है तो कोबाल्ट की कितनी हो जाती है, 373 केल्विन हो जाती है। अगला हेडिंग डालते हैं डोमेन। ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सब में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऐसे जल्दी सॉल्व लिखते चले जा रहे हैं और समझाते भी चले जा रहे हैं। तो डोमेन किसे कहते हैं, चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। अर्थात लिख लीजिए चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहते हैं। चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए कि एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। इसमें आगे लिख लीजिए लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व क्या कहलाता है, तो डोमेन के कारण ही होता है। डोमेन के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है।
अब हम इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा उसको भी लिखवा देते हैं, जो भी इसमें कहीं कहीं पर छूट गया है उसको लिखवाए नहीं है, तो उसको पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे पहला लिख लीजिए कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जरूरी होता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, इस्पात होता है। तो इसमें लिख लीजिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है, सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है, तो इस्पात होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होता है। तो यहां से ये दो क्वेश्चन आपके निकल गए हैं। आगे हम बताते हैं कि तीसरा पॉइंट लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल का व्यंजन F बराबर BIL साइन थीटा, जहां पर B क्या है, जहां पर B चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है, तो I जो है यहाँ पर धारा हो जाएगा, BIL लिखा गया है। तो यहाँ पर जो I है, I क्या है, तो I हमारा धारा हो जाएगा, और यहाँ पर B हो गया, इसके आगे कह रहा है L, यहाँ पर L क्या है, तो चालक की लंबाई। और अगर थीटा की मान पूछा जाता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र व चालक के बीच का कोण, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर पर कह रहा है कि जब किसी विद्युत चुंबकीय परिपथ का स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो स्विच कांटेक्ट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्शन उच्च हो जाता है। तो अब इसके आगे अगला हम बता देते हैं, रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति का प्रयोग किया होने वाला लौह पदार्थ फेराइड होता है। चुंबकीय पदार्थ में उच्च आवृत्ति का प्रयोग होने वाला लौह कोर क्या कहलाता है, पदार्थ फेराइड कहलाता है। अगला टॉपिक हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिक से जोड़ा जाता है, अर्थात उन्हें मैग्नेटिकली जो है जोड़ देते हैं। अगला कह रहा है कि डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। ये सब हमने आपको लिखवा चुके हैं। आगे है चुंबकीय बल रेखाएं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव, इसको हमने नहीं लिखवाया, इसको भी लिखवा दें। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव
मतलब बाहर से, बाहर में, आप बाहर में लिख लीजिए। तो बाहर में क्या होता है कि अगर बाहरी परिपथ में देखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव व अंदर के साइड में अगर देखते हैं, अंदर की साइड में दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। जैसे इसमें फिगर में आप समझ लीजिए, जिससे मान लीजिए ये हमारा चुंबक हो गया, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक चुंबक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो है क्षेत्र है, इस प्रकार से देखिए, समझिएगा यहीं पर यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बार बार कोई समझाएगा नहीं, और इसलिए जो है एक बार बढ़िया से समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो बल रेखाएं होती हैं, ये बल रेखाएं अगर बाहर के साइड में देखते हैं, बाहर के साइड में ये इतना अगर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ सिरे से निकल करके साउथ सिरे पर ऐसे बाहर से होते हुए चली जाती हैं। लेकिन अगर जब यहीं अंदर में आ जाते हैं तो अंदर में साउथ सिरे से निकलती हैं और नॉर्थ सिरे की ओर पहुंचती हैं। यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार से आपका मैग्नेटिक से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने आपको करवा दिया है। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट छोड़े नहीं है। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दिया करें। तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।